नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी, चूंकि इस बॉडी को रेगुलरली इसके काम के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ये बॉडी रेगुलरली कंट्रीज को क्रिटिसाइज करती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए। ह्यूमन राइट्स आज की डेट में बहुत बड़ा इशू बन के आया है। चाइना की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, ये जो ब्लैक और वाइट वाला मुद्दा उठाता है यूएसए में, इसकी बात कर लीजिए, चाहे इंडिया की बात कर लीजिए, भाई ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस के इल्ज़ाम हर कंट्री पर लगते हैं। तो भाई यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस कंटेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री, मेंबरशिप, मैंडेट, इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, इंडिया का इसके साथ क्या रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट है, और ये जो यूएस ने विड्रॉ किया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, इस पूरे टॉपिक को इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 47 मेंबर्स होते हैं इसके, और ये काम करती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। काम क्या है इसका? स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब एंड फॉर एड्रेसिंग सिचुएशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन देम। यानी कि ह्यूमन राइट्स को पूरे दुनिया में प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रोकना। ठीक है भाई। फिर जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थीम्स होती हैं उनको डिस्कस करना, और इस डिस्कशन के ऊपर पूरी दुनिया का ध्यान लेके आना। अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं तो अगर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल में उनकी बात होती है, ऑटोमेटिकली दुनिया का ध्यान उस पर जाएगा। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीवा में। खूबसूरत सी सिटी है, स्विट्जरलैंड नाम की कंट्री में। स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे तो जिनीवा एक प्रोमिनेंट टूरिंग डेस्टिनेशन है। 2006 में बना था ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है भाई। क्यों बनाया गया था? क्योंकि इससे पहले काम करता था यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अभी यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में नाना प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे थे। ऐसा बोला जा रहा था कि यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में वो कंट्रीज मेंबर बन के बैठी हैं जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती हैं। ये इल्जाम कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन पे भी लगाया गया है, जो कि यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को सब्सटीट्यूट करके आया था। अगर आप बात करो तो भाई जितने भी यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स हैं, जो भी ये लोग थीमेटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को वायलेट करते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन असेंबली की बात कर लो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लो, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन को वायलेट करने की बात कर लो, वुमेन राइट्स को वायलेट करने की बात कर लो, एलजीबीटी राइट्स को, रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज के राइट्स को वायलेट करने की बात कर लो, इन सब की इन्वेस्टिगेशन को, इन सब के एलिगेशंस के, इन सब के इल्जाम को इन्वेस्टिगेट कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। 15 मार्च 2006 को बना। इसको किस रेजोल्यूशन से बनाया गया? 60/251 से। पहला सेशन हुआ इसका 19 टू 30 जून 2006। एक साल बाद काउंसिल ने अडॉप्ट किया इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज मतलब ये इंस्टीट्यूशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कैसे काम करेगा, इसके प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, मैकेनिज्म क्या क्या होंगे। अभी इन मैकेनिज्म में एक चीज थी, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म क्या करता है? इट सर्व्स टू असेस द ह्यूमन राइट सिचुएशंस इन ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स। तो यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स में जहां जहां पे जो भी ह्यूमन राइट की सिचुएशन चल रही है उसको असेस करता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म। फिर एक एडवाइजरी कमेटी होती है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। वो इस काउंसिल के, इस कमीशन के, मैं कमीशन बोल रहा हूं रिलीज, सॉरी, कमीशन इससे पहले था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी है जो कि इस काउंसिल के थिंक टैंक की तरह काम करती है। अगर इस काउंसिल को किसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर एक्सपर्टीज चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए एडवाइजरी कमेटी है। एडवाइजरी कमेटी में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक्सपर्ट्स बैठते हैं। फिर भाई कंप्लेन प्रोसीजर है। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की कंप्लेन को किस प्रकार से काउंसिल के सामने लेके आएंगे, ये कंप्लेन प्रोसीजर के अंदर बताया गया है। एट द सेम टाइम ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स के हिसाब से भी काम करता है। इन यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स को स्टैब्लिश किया गया था इससे प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था उसने ही ये यूएन स्पेशल प्रोसीजर बनाए थे। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बंद कर दिया गया, उसकी बजाय यूनाइटेड कमीशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल आया, और अब यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर काम करते हैं। इन ह्यूमन राइट्स, इन यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स में स्पेशल रेपोर्टियर्स होते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। इन सब का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, कैसे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकें, कैसे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स को दुनिया के सामने लाया जाए और उनको रेजोल्यूशन को एक कंसेंसस के साथ ढूंढा जाए। लाइक का बटन दोस्तों, 5 मिनट बीतने के बाद मैं आपसे लाइक का बटन दबाने को कह रहा हूं, तो आप बिल्कुल दबा दीजिए।
चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ साथ आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जर्नी डॉट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, और जो मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन के लिए। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। फिर मेंबरशिप की बात करी जाए तो देखिए, अगर किसी पर्सन को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनना है तो जो यूएन जनरल असेंबली के 191 स्टेट्स हैं, इनकी 50% मेजॉरिटी, 191 की 50% मेजॉरिटी हो जाएगी 96। अगर किसी एक कंट्री को वोटिंग में खड़ा होना है और वोटिंग में खड़े होने के बाद यूएन जनरल असेंबली के 191 मेंबर्स में से 96 ने सपोर्ट किया तो वो पर्टिकुलर कंट्री यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मेंबर बन जाती है। अब यहाँ पे एक सेट नंबर होना चाहिए कि भाई यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कितनी मेंबरशिप है, तो इस काउंसिल में 47 सीट्स हैं। तो ये 47 सीट्स 5 अलग अलग रीजनल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 13 सीट्स अफ्रीका से आती हैं, 13 सीट्स एशियन ग्रुप से आती हैं, 6 सीट्स ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से आती हैं, 8 सीट्स लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन ग्रुप से आती हैं जिसको आप ग्रूलैक भी बोलते हो, 7 सीट्स वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप से आती हैं जिसको आप WEOG भी बोलते हो। ठीक है भाई। तो भाई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 191 मेंबर्स 50% मेजॉरिटी के साथ चुनेंगे काउंसिल मेंबर्स को। ओके, द रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स द जनरल असेंबली members shall take into account the candidates' contribution to the promotion and protection of human rights and their voluntary pledges and commitments made thereto। जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई कंट्री, पर्सन तो नहीं बोलना चाहिए, जब भी कोई कंट्री अपना कैंडिडेचर सामने रख रही है, अपनी एप्लीकेशन सामने रख रही है कि आप हमें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनाइए, तो वो कुछ प्लेजेस देती है कि ह्यूमन राइट्स को पूरा करने के लिए हम ये करेंगे, हमने पहले ह्यूमन राइट्स को पूरा करने के लिए ये किया है, हमने ये कमिटमेंट्स किए, इनको इस प्रकार से पूरा किया है। और जो भी प्लेजेस, जो भी कमिटमेंट्स, जो भी पास्ट काम होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, उसको एसेस करेंगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सारे मेंबर्स उस पर्टिकुलर मेंबर को वोट देने से पहले। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की 191 कंट्रीज जिसको भी वोट देके चुन के बनाएंगी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर, वोट देने से पहले उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर तरीके से एसेस कर लें कि जिसको वो वोट दे रहे हैं वो मेंबर बनने लायक है भी या नहीं भी है। फिर एन एडिशनल कंसिडरेशन शुड बी वेदर द गिवन कैंडिडेट कंट्री कैन मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ काउंसिल मेंबरशिप। अगर आप काउंसिल के मेंबर बन जाते हो यूएनएचआरसी के, तो क्या आप अपने ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाओगे। ऑब्लिगेशन क्या है कि काउंसिल के साथ आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आप एक बार ह्यूमन राइट्स बॉडी के मेंबर बन चुके हो तो आपको अपने एक्ट्स के थ्रू पूरी दुनिया को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप ह्यूमन राइट्स के फेवर में बात करते हो। फिर इसका मैंडेट क्या है, तो मैंडेट बहुत बोल बच्चन टाइप का है। यूनिवर्सल रिस्पेक्ट लेके आएंगे, सारी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करेंगे, किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं होगा, फेयर और इक्विटेबल मैनर से हम सबको ट्रीट करेंगे। अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो उन सिचुएशंस को हम एड्रेस करेंगे। ग्रॉस वायलेशंस और सिस्टमैटिक वायलेशंस दोनों को एड्रेस करेंगे। आप बोलोगे ग्रॉस और सिस्टमैटिक वायलेशन क्या होता है। सिस्टमैटिक वायलेशन मतलब कि आपका पॉलिटिकल सेटअप या कोई भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप, जहां पे एक सेटअप के हिसाब से, एक इंस्टीट्यूशन के काम करने के तरीके, सरकार के काम करने के तरीके के हिसाब से आपके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो आप कह सकते हो सिस्टमैटिक वायलेशन। ग्रॉस वायलेशन मतलब खुलेआम कोई बदतमीजी करके आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको आप ग्रॉस वायलेशन बोल सकते हो। फिर यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स के अंदर प्रमोट करना, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को और मेन स्ट्रीम करना ह्यूमन राइट्स को, ये भी काम है यूएनएचआरसी का। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को प्रमोट करना, लर्निंग को प्रमोट करना, एडवाइजरी सर्विसेज को प्रमोट करना, टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करना। फिर थेमेटिक इश्यूज ऑन ऑल ह्यूमन राइट्स पे एक डायलॉग के फोरम की तरह काम करना, ये भी यूएनएचआरसी का मैंडेट है। और यूएन जनरल असेंबली को रिकमेंडेशंस देना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी यूएनएचआरसी का मैंडेट है। फिर भाई यूएन मेंबर स्टेट्स अपने ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन को मान रहे हैं, कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, इस चीज़ को भी इंश्योर करना यूएनएचआरसी का काम है। यूएनएचआरसी समय समय पे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करेगा हर यूएन मेंबर के स्टेट का कि भाई ये अपने ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यूएनएचआरसी कंट्रीब्यूट करेगा थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू ह्यूमन राइट्स इमरजेंसीज। तो भैया बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन जितनी अच्छी बातें हैं उतनी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं यहाँ पे। यूएनएचआरसी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं।
सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो खुद ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े ऑफेंडर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट जिंजियांग प्रोविंस में क्या होता है दुनिया को पता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ये सब अव्वल दर्जे की ह्यूमन राइट वॉलेटर्स हैं और सारे के सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बने बैठे हैं। तो भाई कैसा आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो कि ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने की बात करता है, ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े वॉलेटर ही आपके मेंबर बन के बैठे। फिर भाई कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स काउंसिल बहुत सारे इश्यूज को इग्नोर करता है। जैसे अगर एल्डरली के खिलाफ कहीं अत्याचार हो रहा है, चिल्ड्रन के खिलाफ हो रहा है, डिसेबल्ड के खिलाफ हो रहा है, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल इतना वोकल नहीं होता है। क्यूबा में पॉलिटिकल अपोजिशन करने वालों को उठा के जेल में डाल दिया गया। वेनेजुएला में सिविल सोसाइटी वालों को पकड़ पकड़ के मारा गया, दौड़ा दौड़ा के। ठीक है, इन सब चीज़ों को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने नहीं उठाया। लिबिया और सीरिया में भी ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को उतना प्रोएक्टिवली यूएनएचआरसी ने उठाया नहीं। हालांकि लिबिया सीरिया में हालात इतने खराब थे कि यूएनएचआरसी वाले ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। प्लस यूएनएचआरसी ऐसा लगता है एक कंट्री के पीछे हाथ धो के पड़ गया और वो है इसराइल। कहीं ना कहीं यूएनएचआरसी की अगर आप बात करो तो इसराइल का जो ह्यूमन राइट बिहेवियर है ना, वो इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 10 स्टैंडिंग एजेंडा आइटम में एक पर्टिकुलर आइटम है। मतलब इसराइल ये जो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन कर रहा है ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बहुत ज्यादा वोकल है। इसके चलते ऐसा बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बहुत सारे कंट्रीज की ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस को सामने लेके नहीं आता है, लेकिन कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट बाइस के हिसाब से काम करता है। ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे। फिर इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कोई डिसीजन दिया, कोई रिकमेंडेशन दिया और बाद में अपने रिकमेंडेशन का इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं किया। फिर भाई जो भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बोलता है वो कभी भी इन्फोर्स नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्फोर्स क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल कुछ बोलता है उसको समझा जाता है इंट्रूजन इनटू द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ह्यूमन राइट्स की बात करा तो किसी एक कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉलेट हो रहे हैं तो उस कंट्री को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलेगा कि तुम ये करो। वो कंट्री क्या बोलेगी कि भाई हम तो सोवरेन कंट्री है, हमारे पास अपने डिसीजन लेने की ताकत है, तो तुम कौन होते हो हमको बताने वाले। तो अक्सर कर ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, स्पेशल रिपोर्टियर ऑफ यूएनएचआरसी कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, उन रिकमेंडेशंस को बहुत सी कंट्रीज खासकर चाइना जैसी कंट्रीज रूटीनली रिजेक्ट करती रहती हैं। ठीक है, कौन से बेसिस पे? कि भाई यूएनएचआरसी हमारी सोवरेनिटी के साथ इंटरफेयर कर रहा है। फिर भाई कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस का है इसको एक और ऑफिस के साथ कंफ्यूज किया जाता है जिसको आप बोलते हो OHCHR। ये है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये जो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है और ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये दोनों सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। सेपरेट इंस्टीट्यूशन से ये हमेशा याद रखिएगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स से कंफ्यूज मत करिए। दे हैव सेपरेट फंक्शनिंग, दे हैव सेपरेट मैंडेट, दे हैव सेपरेट एरियाज ऑफ वर्क। हालांकि दोनों का एरिया ह्यूमन राइट ही है, बट ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इनको दोनों को एक में मिला के मत देखिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात की जाए, यूएनएचआरसी का इंडिया से क्या लेना देना रहा है, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी रिसेंटली यूएनएचआरसी ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए। एक रिपोर्ट आई थी यूएनएचआरसी की कश्मीर पे, जिसमें क्या बोला गया था कि भाई कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। और खास बात है ये कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन एलओसी के दोनों साइड हो रहे हैं, यानी कि इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया भी कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और अपने साइड वाले कश्मीर में पाकिस्तान भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। ऐसा बोला इस यूएनएचआरसी की रिपोर्ट ने। इंडिया ने इस रिपोर्ट को क्या बोला? फैलेशियस, टेंडेंशियस और मोटिवेटेड। ठीक है, इंडिया ने बोला कि भाई ये तो अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन को आप फॉल्स नैरेटिव की तरह हमारे सामने लेके आ रहे हो। उस समय पे एक समय ऐसा आ गया था कि यूएस छोड़ चुका था यूएनएचसीआर को और ऐसा लगा कि जब इस कश्मीर की रिपोर्ट को लेके इंडिया को क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, तो लगा कि इंडिया भी छोड़ देगा, बट इंडिया ने यूएनएचआरसी को नहीं छोड़ा। अगर आप बात करो तो यूएनएचआरसी ने कई बार इंडिया को अर्ज किया है कि कश्मीर में जो लॉकडाउन लगाया गया था आप इसको बंद करिए। आपको पता है बहुत लंबे समय तक बेसिक कम्युनिकेशन सर्विसेज कश्मीर में बंद थी, उनको अभी हाल ही में शुरू किया गया, पहले वो लगातार बंद थी। यूएनएचआरसी कई बार स्टेटमेंट दिया कि इन बेसिक कम्युनिकेशन सर्विसेज को आप रिस्टोर करिए, आप बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हो। फिर भाई अगर आगे बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस बात पे बहस हुई थी 5 अगस्त 2019 को, आपका लॉकडाउन ये
जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में तोड़ दिया गया। उसके बाद 16 अगस्त को इसकी बातचीत हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बट कुछ होने वाला नहीं था इस बातचीत में, बिकॉज दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। फिर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंडिया को इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया है कि ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आपने निकाला है उसमें लगभग 19 लाख लोगों को आपने इंडिया की सिटीजनशिप देने की बात नहीं की, उनको आपने आसाम का परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना, और 19 लाख लोग दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डिपोर्टेशन। हालांकि प्रॉपर एक तरीका होता है, अगर आप एनआरसी में नहीं आए हो तो उसके बाद आपको एक रिजेक्शन स्लिप देनी पड़ेगी। उस रिजेक्शन स्लिप से पहले आप एनआरसी के डिसीजन को डिस्प्यूट भी कर सकते हो लोकल जुडिशरी के पास जाके। तो पूरे प्रोसेस के बाद ही आपको देश से बाहर हटाया जाएगा। ओके, और देश से बाहर एक्चुअली में हटोगे नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक लेटर जाएगा, बांग्लादेश से पूछा जाएगा कि आपका ये नागरिक इधर है, इसको अपनी तरफ ले लो, तो लंबा प्रोसेस है। लेकिन यूएनएचआरसी ने बोला कि आपने जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की लिस्ट निकाली इसमें 19 लाख लोगों को आपने सिटीजनशिप ही नहीं दी, ये लोग कितने परेशान हो जाएंगे, कितने अनसर्टेन हो जाएंगे, समझ गए। फिर फार्मर प्रोटेस्ट को लेके बोला यूएनएचआरसी ने, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ जो गवर्नमेंट का, उसके बारे में बोला। ये बोला कि भाई जो बीजेपी की सरकार है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं लाने दे रही है, ना रियल में ना सोशल मीडिया पे। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टेटमेंट्स यूएनएचआरसी की तरफ से आए हैं इंडिया के लिए। और यूएनएचआरसी में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, यूएस ने यूएनएचआरसी को 2018-19 के समय पे छोड़ दिया। एक्चुअली में यूएस में भी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स थोड़े से खराब हो गए थे डोनाल्ड ट्रम्प के दौरान। प्लस कहीं ना कहीं यूएस के यूएनएचआरसी छोड़ने की कुछ और वजह भी थी। एक तो इजराइल बाइस, यूएस ने ओपनली बोला कि जो इजराइल के खिलाफ बाइस के तरीके से काम करता है यूएनएचआरसी, ये सही नहीं है। तो चूंकि इजराइल के अगेंस्ट इतना ज्यादा बायस्ड है यूएनएचआरसी, इसलिए हम इसके मेंबर नहीं रह सकते। दूसरी बात प्रोटेक्शनिज्म, यूएस गवर्नमेंट की ये टेंडेंसी देखी गई डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर कि जो भी इंटरनेशनल मैकेनिज्म होते हैं जहां पे यूएस की कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, यूएस की कुछ जवाबदेही होती है, जहां पे यूएस को कुछ पैसा देना होता है उससे वापस खींच लेते थे डोनाल्ड ट्रम्प उसको। तो इसलिए भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को से डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएसए को बाहर खींच लिया। केवल यही एक ऐसा आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं था जिससे डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस को बाहर खींचा था। चाहे आप ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात कर लीजिए, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन की बात कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, इन सब से भी डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस को बाहर खींचा था। ठीक है, उसके बाद यूएस ने अपने आप को बाहर खींचा, इसका एक और रीजन दिया। यूएस ने बोला कि बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स एब्यूसर आपकी कमेटी में बैठे हैं, मतलब आपके काउंसिल में बैठे हैं। चाइना और रशिया की ऑब्वियसली बात कर रहा है यहाँ पे यूएसए। यूएसए बोल रहा है कि भाई काय का तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज तो तुम्हारे यहाँ पे मेंबर बन के बैठी, दूसरों को ह्यूमन राइट्स को भाषण देती हैं, जो कि सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन करती हैं, तो तुम कौन से बेसिस पे अपने आप को ह्यूमन राइट्स का रिप्रेजेंटेटिव मांगते हो। तो इस बेसिस पे भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भी आपके साथ क्रिटिसाइज किया गया। फिर भाई एक और बेसिस पे यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इलेक्शन। जब भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में किसी रीजनल ग्रुपिंग से वोटिंग डलती है, नए मेंबर को चुना जाता है, तो वो नए मेंबर बिना किसी इलेक्शन के चुना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप को अगर 2 सीटें एलोकेटेड हैं तो उन 2 सीटों में पूरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से 2 ही कंट्रीज नॉमिनेट की जाएंगी। अरे आप 5-6 कंट्रीज नॉमिनेट करो और उन 5-6 कंट्रीज के फेवर में वोटिंग होने दो, ऐसा नहीं होता है। केवल एशिया पैसिफिक के रीजन को छोड़ दो तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बाकी रीजन से जितनी कंट्रीज की मेंबरशिप है, केवल उतनी ही कंट्रीज मेंबरशिप के लिए नॉमिनेट की जाती हैं। तो इलेक्शन का तो मतलब ही नहीं रह गया ना। अभी अफ्रीका के ग्रुप से मान लीजिए 13 में से किसी साल में 5 कंट्रीज को नॉमिनेट करना है और अफ्रीका की 20 कंट्रीज अपना कैंडिडेचर दें, तो इन 20 में से 5 चुन के लानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कुछ इलेक्शन वाला एलिमेंट आएगा, कुछ डेमोक्रेसी वाला एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट अभी के लिए मिसिंग है। बट कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग भी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। मान लीजिए किसी बड़े ह्यूमन राइट्स के वॉलेटर को आप यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनाते हो, फॉर एग्जांपल चाइना। अब अगर चाइना को आपने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बना दिया, काउंसिल का मेंबर बना दिया, तो वैसे तो चाइना लायक नहीं है, लेकिन चाइना एक बार जब इसका मेंबर बन जाएगा तो चाइना को ये बात पता रहेगी कि अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन की न्यूज उसके देश से निकल के आती है तो चाइना की इंटरनेशनल स्टैंडिंग खराब हो जाएगी। इसीलिए जो ग्रॉस ऑफेंडर्स हैं उनको भी अगर आप यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनाते हो तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए, वो कम से कम ये कोशिश करें कि उनके यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन ना हो। और पाकिस्तान भी भाई यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है अभी के लिए। तो ये था उसका पूरा एनालिसिस। आई होप आपको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रिस्पेक्ट में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है, अक्सर का न्यूज़ में रहती है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।